नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट कार्ड में। मैं आपका दोस्त प्रमोद। दोस्तों, आज बात करेंगे कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते खराब हुए हैं और जो मीडिया में जो बातें चल रही हैं कि कनाडा में आज माहौल कैसा है। अगर स्पष्ट भाषा में मैं बात करूं तो जो हिंदू और सिखों के बीच में जो माहौल है, जो एक टेंशन थी, उसके बारे में एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करेंगे। और इस जो ये माहौल ख़राब हुआ है, इससे भारत से आने वाले बच्चों पे और दूसरे इमिग्रेंट्स पे क्या असर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो साहब, स्पष्ट भाषा में बात यह है कि जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, इसका 1% भी समाज में फ़र्क नहीं है। लोग वैसे ही रह रहे हैं, लोगों के काम धंधे बिजनेस व्यापार वैसे ही चल रहे हैं। जो हिंदू सिखों के साथ काम करते थे वो भी वैसे ही कर रहे हैं, और जो सिख हिंदुओं के साथ काम करते थे वो भी वैसे ही कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। 1%, एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान के लिए और यहाँ वहाँ की मीडिया के लिए भले ही ये बात नई हो, ये मुद्दा नया हो, लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा बहुत पुराना है, कम से कम 50 साल पुराना है। तो यहाँ के लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो यूज्ड टू हैं इस मुद्दे से। उनके लिए ये कोई मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। तो बाकी नॉर्मल चल रहा है। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा था। अगर स्पष्ट भाषा में बात करें तो अमेरिका ने जो G20 में जो इंडिया की सफलता थी, जो वन वर्ल्ड वन फैमिली का जो इंडिया ने नारा दिया था, अमेरिका को कहीं ना कहीं इस चीज़ से मिर्ची लग गई थी कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने इतना शानदार G20 कैसे होस्ट कर लिया। पूरी वर्ल्ड मीडिया बात कर रही थी उस बारे में, क्योंकि बहुत ही प्रोडक्टिव G20 समिट था। तो अमेरिका ये चाहता था कि कहीं ना कहीं से हम इसमें भंग डाल दें, और ये जो मीडिया जो ये मोदी को प्रेज कर रहा है या इंडियन गवर्नमेंट को प्रेज कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं हॉल्ट कर दें। जर्मनी को आगे आ नहीं सकता था, फ्रांस आगे आना नहीं चाहता था, अमेरिका खुद कभी कुछ करता नहीं है। तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे, वो कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा कोई काम करें, क्योंकि उनके खुद के इंटरेस्ट बहुत जुड़े हुए हैं। कनाडा देश से बहुत दूर है, इंडिया से बहुत दूर है, कोई खास सीधा इंटरेस्ट है नहीं ट्रेड का, व्यापार का, बिजनेस का। तो इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को मोहरा बना के और मीडिया के अंदर जो है वो G20 का जो एक इकोसिस्टम बना था, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। तो इससे ऐसा ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नो डाउट भारत की मीडिया ने इसको और इंटरनेशनल मीडिया ने उछाला, इसको बहुत सेंसेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये मुद्दे जो हैं वो सेंसेशनल नहीं बनते, क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव मुद्दे हैं। इससे दुनिया की कोई भलाई नहीं होती, इससे आम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आम लोगों को। तो इस वजह से ये मुद्दे एक दो दिन मीडिया में छाते और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। अब अगली बात करते हैं कि भारत से आने वाले बच्चों को, उनके माँ बाप को, या जो लोग पीआर पे पक्के आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, भारत उनकी ज़िंदगी में एक रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सबने देखा होगा कि इंडिया ने वीज़े कैंसिल कर दिए, लेकिन कनाडा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कनाडा ने कोई वीज़े इशू करने अभी बंद नहीं किए। उसका कारण ये है जी, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि कनाडा 1 लाख करोड़ रुपए हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत से कनाडा आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि 1 लाख करोड़ यानी तकरीबन तकरीबन $10 बिलियन या उससे ज़्यादा। अब अभी तक जो कनाडा ने जो खर्चा किया है ना, यूक्रेन को जो दिया है, वो $8 बिलियन दिया है, 6 से $8 बिलियन। और भारत से हर साल 10-12 बिलियन आता है, यानी 1 लाख करोड़ के आसपास। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कनाडा ने वीज़े क्यों नहीं बंद किए। क्योंकि कनाडा के लिए भारत जो है वो एक दुधारू गाय है। भारत से लोग आते हैं, बहुत सारा पैसा यहाँ से लेकर आते हैं, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के लोगों में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भारतीयों का। इसलिए इन्होंने वीज़ा बंद नहीं किया। इन्होंने अमेरिका की बातों में आ करके जो पार्लियामेंट में जो बयान तो दे दिया, लेकिन अगर दूसरी चीज़ है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो 70% जो स्ट्रेंथ है ना जी, वो अपने बच्चों की है। यहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो चलती ही भारतीय बच्चों की वजह से हैं। अगर भारतीय बच्चों को ये आज बंद कर दें, 90% यहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ताला लग जाएगा अगले 2 साल में। वो चल ही नहीं पाएंगी वो यूनिवर्सिटीज़।
उसके बाद कई लोगों ने पूछा कि जी हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको पीआर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कैनेडियन सरकार जो है वो उनकी पीआर को रोक सकती है। तो उसका बड़ा स्पष्ट जवाब ये है कि नहीं रोक सकती, किसी भी हालत में नहीं रोक सकती। क्योंकि देखिए जो पीआर के जो रूल्स है ना साहब, वो रूल्स हर एक देश के लिए और हर एक नागरिक के लिए बनते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानियों के लिए कुछ और होंगे, पाकिस्तानियों के कुछ और होंगे, वियतनाम के लोगों के लिए कुछ और है, पोलैंड के लोगों के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं है। पीआर के जो रूल्स हैं वो सारी देशों के लिए बराबर हैं। और आपको मैं बात बता दूं, आज आज की डेट में जो कनाडा की पॉपुलेशन है तो उसमें से 75% जो लोग हैं ना, वो लोग बाहर से आए हुए हैं। सिर्फ 25% लोग जो हैं वो कनाडा के मूल निवासी हैं, बाकी 75% लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। तो और यहाँ की सरकार का ये टारगेट है कि 2030 तक या 2032 तक 90% जनसंख्या जो है कनाडा की वो बाहर की होगी, इमिग्रेंट्स होंगे, वो कनाडा से बाहर से आए हुए लोग होंगे। तो इस वजह से जो है ये इस बेसिस पे ये कर नहीं सकते कि हम भारतीयों के लिए रूल जो है वो सख्त कर देंगे। अगर भारत के लिए रूल सख्त कर देंगे तो ये एक भेदभाव का मुद्दा है। और ये G7 G20 ये यूनाइटेड नेशंस ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये फिर कनाडा को इन हर जगह पे जाके जवाब देना पड़ेगा कि हमने भारतीयों के लिए वीज़ा भेदभाव किया है, एक हिसाब से रंग भेद का ना हो जाएगा ये। तो किसी को कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं और ये मुद्दे ऐसे ही आते रहते हैं, इनमें कोई दम नहीं होता है इन मुद्दों में। आम आदमी कनाडा में रहने वाला जो अपना रोजगार तलाश रहा है ना, उसको न इन मुद्दों से कोई फ़र्क पड़ता है और न इन मुद्दों में वो ध्यान देता है। 2-4-5 हज़ार आदमी होंगे जिनके पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े रहते हैं, बस वही लोग ध्यान देते हैं। मीडिया इसलिए इन चीज़ों को उछालता है क्योंकि एक सरकार को दूसरे सरकार पे प्रेशर बनाना होता है, दूसरी सरकार को इधर की सरकार पे प्रेशर बनाना होता है, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी या आम जनजीवन इससे कोई अस्त व्यस्त नहीं होता। एक चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से और बात करना चाहूँगा, वो इसी मुद्दे से रिलेटेड है लेकिन थोड़ी सी हटकर है कि ना आजकल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर ना लोग कह रहे हैं कि जॉब कैसे लें कनाडा के अंदर। देखिए यार, ये जो बच्चे हैं आजकल के थोड़े से पढ़े लिखे जो अभी लेटेस्ट आए हैं, वो कहते हैं कि ये फ़लानी वेबसाइट पे चले जाओ, ये फ़लानी वेबसाइट पे चले जाओ, इस वेबसाइट पे देखो ये जॉब्स हैं। यार वेबसाइट्स पे जॉब नहीं मिलती हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। वेबसाइट उसी तरह है जैसे भारत के अंदर एक वो होता है ना, बेरोजगार मंत्रालय होता है, बेरोजगार मंत्रालय का एक दफ्तर खुला होता है, वहाँ पे सारे बेरोजगार जाके जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उस बेरोजगार दफ्तर से जो है कितने का कॉल आ जाती हैं आपको, या कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो बस उसी दफ्तर को वेबसाइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। वो दफ्तर जो है एक फिजिकल दफ्तर है, वेबसाइट जो है वो एक ऑनलाइन है। इन वेबसाइटों से कोई जॉब नहीं मिलती। मैं लड़कों के लिए स्पेशली बताना चाहता हूँ कि यार आपके यहाँ पे कनाडा में ना छोटी छोटी वैन होती हैं जो किचन कैबिनेट बनाती है, या कोई इलेक्ट्रिशियन की है, या कोई प्लम्बर की है, या कोई दूसरा एसी इंस्टॉल करने वालों की है। तो ये वैन बहुत घूमती रहती हैं सड़कों पे, और इनके ऊपर ना जो बिज़नेस होता है वो बिज़नेस लिखा होता है और नीचे फ़ोन नंबर दिया होता है। यार इन फ़ोन नंबरों पे को अपने फ़ोन में सेव कर लो जहाँ भी ये वैन दिखती है, और इनको कॉल किया करो। इनके पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं क्योंकि ये लोग काम करते हैं एक्चुअल में। ये लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके जो है वीडियो से पैसा नहीं कमाते। इनके पास बहुत जॉब्स हैं। और हर कंट्री की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, वो ये इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर नहीं चलाते, अर्थव्यवस्था चलाते हैं ये जो छोटी छोटी वैनों में घूमते हैं ना ये लोग, क्योंकि ये एक्चुअल में काम करते हैं और इनके पास एक्चुअल में जॉब्स होती हैं। अब एक चीज़ देखिए, जो आदमी काम कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वेबसाइट पे ऐड डालेगा, फिर वहाँ से वो मैसेज पढ़ेगा, फिर वो आपको कॉल करेगा, फिर आपके साथ इंटरव्यू करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने उसका नंबर लिया, आपने उसको कॉल किया कि हाँ जी भाई साहब, अब मैं काम ढूंढ रहा हूँ और मैंने आपका नंबर जो है आपकी वैन पे लिखा था और मैंने वहाँ से आपका नंबर लिया है, आपके पास काम है, वो बंदा कहेगा हाँ ठीक है यार, तू कल आ जाना या फिर तू परसों आ जाना, मेरे पास है। तो वो आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करने पे ना ज़रूर देगा। तो ये है एक सहज और एक एक्चुअल तरीका जॉब लेने का लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि
वेबसाइट्स पे कुछ नहीं रखा है बच्चों। जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई आई वेयर है, कि जो आँखों की चश्मा वगैरह स्टोर्स हैं, क्लॉथ स्टोर्स हैं, या फिर कोई दूसरे स्टोर्स हैं, इन स्टोर्स के ऊपर विज़िट करिए। आपको ऐसा लगता है कि यार हमें थोड़ी कोई जॉब देगा, हम तो स्टूडेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 20-25 घंटे ये लोग जो हैं वो देंगे, और इन लोगों को हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ी रहती है, क्योंकि इन ये ज़्यादा पे नहीं कर पाते अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जो पीआर लोग हैं वो लोग इन जॉब्स से सस्टेन नहीं कर पाते, तो वो हाई पे जॉब्स में निकल जाते हैं। तो इन स्टोर्स को हमेशा चाहिए, इन स्टोर्स पे विज़िट करिए, बात करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, फॉलो अप लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। एक चीज़ मैं आपके बच्चों को ना और एडवाइस करूँगा, कि भारत ने जो एडवाइजरी दी है ना, वो एडवाइजरी तो ठीक है अपनी जगह पे, उसको तो फॉलो करना ही करना है। जब आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं ना, तो देखिए कनाडा के अंदर ना बहुत सारी संस्थानें बनी हुई हैं। कोई मतलब कोई राजस्थान की संस्थान है, कोई पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, हर एक अलग अलग स्टेट की संस्थानें बनी हुई हैं। देखिए ये संस्थान उन लोगों ने बनाई है जो आज से 20-25 साल पहले आए थे। और मैं ये नहीं कहता कि इन संस्थानों से ना जुड़ें, इन संस्थानों से आपके बच्चे जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को कहिए कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, या जितने भी ये समाज सेवा का वो करने वाले कि भाई हम समाज सेवा करते हैं, इनको अपने बच्चों को इंटरेस्ट को जो है आगे रखें। मतलब इनके साथ जुड़ करके अपना टाइम ना खराब करें अपने बच्चे, आपके बच्चे अगर जुड़ें, लेकिन अपना फ़ायदा देखें इनके साथ। क्योंकि ये 20-25 साल पहले इन लोगों ने ज़्यादातर ये संस्थानें जो हैं ये टाइम पास करने के लिए और चंदा लेने के लिए बनाई हुई हैं। ज़्यादा मैं सबको को नहीं कहता, लेकिन मैक्सिमम का यही हाल है कि गवर्नमेंट एनजीओस हैं, गवर्नमेंट से कुछ पैसा ले लिया, कुछ प्रोग्राम्स कर लिए, होली दिवाली के कर लिए, तो थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी चल जाए। तो अपने बच्चों को कहिए कि इनसे थोड़ा सा दूर रहें। दूसरी चीज़ ये कि एक जो धार्मिक संस्थानें हैं, जैसे मंदिर है या कोई और, मैं अपने धर्म की बात करूं, दूसरे के बारे में क्यों बात करनी है। मंदिर की राजनीति से जुड़ें, मंदिर जाएं, सेवा करें, पाठ पूजा करें, लेकिन उसकी राजनीति से बच्चों को कहिए कि दूर रहें। मंदिर की राजनीति में या किसी और धार्मिक जो स्थल है उसकी राजनीति से जो कच्चे लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको कहिए दूर रहें। उनका विषय नहीं है। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, जो भी वो करें उनको करने दीजिए, क्योंकि वो 20-25 साल 30 साल पहले आए हुए लोग हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, उनके लॉयर्स के साथ, अकाउंटेंट्स के साथ उनकी दोस्ती है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो लोग उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। आपका बच्चा नया आया है इस देश में, आपके बच्चा को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने की। पढ़ाई करने आया है, पीआर लेने आया है, सेटल होने आया है, अपने परिवार को सपोर्ट करने आया है। तो अपने बच्चे को वहीं तक सीमित रखिए, ज़्यादा राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब पीआर हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसका दिमाग जब विकसित हो जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा। अभी बच्चों को ये कहिए कि वहाँ यहाँ की लोकल राजनीति से प्लीज़ दूर रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, कि यहाँ पे थोड़ा सा ना अब लोगों के अंदर पेशेंस कम हो रहा है, कि जिसके सेम विचार नहीं है, जिनके विचार डिफरेंट हैं, वो लोग इकट्ठे नहीं रह पा रहे, मतलब उन लोगों के में मतभेद हैं। तो बच्चों को कहिए कि जिससे आपके विचार नहीं मिलते, उससे लड़ाई झगड़ा करना, बहस करने के बजाय उससे दूर हो जाएं। समांतर विचार वाले लोगों के साथ रहें, जिनके विचारों के साथ आपके विचार मेल खाते हैं। आपकी एनर्जी बचेगी और आपकी लाइफ जो है वो बेटर होगी। तो ये कुछ चीज़ों का है जो इनको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए आज के माहौल में। बाकी कनाडा का माहौल जो है वो बिल्कुल शांत है। काम धंधे वाले लोग जो हैं वो अपना आराम से काम कर रहे हैं। सरकार जो है वो भी अपने काम लग गई है। मीडिया जो है, मीडिया का जो काम है वो मीडिया कर ही रही है। तो और कोई हेट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई आम लोगों में कोई मारपीट नहीं है, कोई कोई सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। लोग आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बच्चे आना चाहते हैं वो मीडिया को सुन करके, मीडिया की बातों को देख करके, यूट्यूबर्स को देख करके जो है अपना टाइम ना खराब करें या अपना डिसीजन ना बदलें। कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा इज सेम एज इट वाज बिफोर 1 मंथ।
कैनेडा इज सेम एज इट वाज बिफोर 1 ईयर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके कोई कमेंट हैं, कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई सवाल है तो वो भी उस कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।